व्याकरण खंड से पाठवान अपठित गद्यांश के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। अपठित गद्यांश किस प्रकार बनाया जाता है, उसको बनाने का क्या नियम है। तो आज की इस व्याकरण क्लास में आप सबका स्वागत है। ध्यानपूर्वक सुनिए, हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश जिसका पूर्व काल में अध्ययन ना किया गया हो, जो पहले पढ़ा ना गया हो, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अगर आप इंग्लिश विषय में देखें तो उसमें भी अनसीन प्रोज पैसेज करके आता है। उड़िया भाषा में देखिए, उसमें भी अनसीन प्रोज पैसेज आता है। इस पैसेज में, इस गद्यांश में आपकी भाषा की पकड़, आप हिंदी भाषा कितना जानते हैं, अंग्रेजी भाषा या उड़िया भाषा कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, इन सब के बारे में पता चलता है। वास्तविक आपकी परख होती है, आपके ज्ञान की परख होती है, आपकी प्रतिभा की परख होती है। हमें यह पता चलता है कि आप कितना हिंदी जानते हैं, क्योंकि ये मन से बनाना पड़ता है। इसमें किसी की नकल नहीं, आपका खुद का विवेक, आपकी क्षमता ही आपका साथ देती है। तो अपठित गद्यांश बाहर की किसी पुस्तक से आता है, और अपठित गद्यांश का उत्तर लिखने से पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 3 या 4 बार पढ़ लेना चाहिए। 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर जो ऊपर में लिखा है, ध्यानपूर्वक उसको रेखांकित करना चाहिए। और उत्तर गद्यांश के अंदर से ही होने चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। मन से कुछ नहीं लिखना है। और पढ़ लेने के बाद मूल भाव को समझिए कि इस पैसेज का मूल भाव क्या है, और गद्यांश के जो मुख्य बिंदु हैं उसको रेखांकित कर लीजिए। इसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विचार कीजिए। प्रश्न के उत्तर गद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। अपने मन से या गद्यांश से बाहर कोई उत्तर नहीं लिखना चाहिए। उत्तर लिखते समय आपकी भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। और उत्तर लिखते समय पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ जरूरी बात है। और देखिए, एक सवाल इसमें आता है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मतलब हेडिंग लिखिए। देखिए, पैसेज में एक विषय पर, एक व्यक्ति के विषय पर या एक भाव, एक विचार पर वर्णन होता है। तो जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन होता है वही उसका शीर्षक होता है। शीर्षक हमेशा बहुत छोटा होता है, प्रभावशाली होता है, और शीर्षक हमेशा आरंभ में या अंत में होता है। ये उसकी पहचान। तो मूल भाव ही उसका शीर्षक है। तो इसको परीक्षा में कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बाद हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। तो अभी हमने आपको जितना बताया उसी के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। आपके पास CBSE कोर्स A 9th क्लास व्याकरण साखी नाम की ये पुस्तक है। व्याकरण साखी नाम की पुस्तक को, इस पुस्तक में बहुत सारे गद्यांश, अनसीन पैसेज का प्रश्नोत्तर कार्य दिया गया है। इसको आप खोलिए और खोलकर पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके नीचे जो उत्तर दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न के आधार पर उसका उत्तर
बिना देखे लिखिए। लिखने के बाद उत्तर के साथ उसका आपका उत्तर का मिलान कीजिए। तो इस प्रकार हर एक दिन में एक प्रश्नोत्तर कार्य, अनसीन पैसेज का प्रश्नोत्तर कार्य करने का अभ्यास कीजिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से अनसीन पैसेज बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अंग्रेजी में भी आप इसी प्रकार का नियम का फॉलो कीजिए, नियम का अनुसरण कीजिए, आप आराम से बना सकते हैं। तो इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, परीक्षा में इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, 8 नंबर का ये आता है। पहला सवाल 2 नंबर का, दूसरा सवाल 2 नंबर का, तीसरा सवाल 2 नंबर का, और अंतिम के 2 सवाल 1-1 नंबर के होते हैं। और इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक सही हल लिखेंगे, सही उत्तर लिखेंगे, तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबर के लिए आपको मेहनत करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस घर में आप बनाइए, बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। किताब आपके पास है, व्याकरण साखी किताब है आपके पास, उसमें खोलिए, पढ़िए और बनाइए। तो पहले हम देख रहे थे अनसीन पैसेज में कविता भी आती थी, कविता दी रहती थी, उसके नीचे में उसके प्रश्न उत्तर होते थे। आजकल हमने देखा है कुछ परिवर्तन हुआ है, केवल गद्यांश दे रहा है। पद्यांश को भी आप देख लेना, काव्य खंड को भी देख लेना। आपके पास जो भी हेल्प बुक है, चाहे वो गोल्डन गाइड है या ऑल इन वन है या दूसरा कोई क्वेश्चन बैंक है, उसमें से देख लीजिए, तैयारी करके जाइए। प्रोस का तो पक्का है, आता ही आता है। पोट्री से भी कभी आता है, तो उसको भी कैसे बनाना है उसको भी देख लीजिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गद्यांश, अनसीन पैसेज का गद्यांश कैसे बनाया जाता है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे बनाया जाता है। गद्यांश कैसे आता है हम बता रहे हैं। आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यापकता है। यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह संसार में रहकर जीवन का सुख भोग सकता है और अपने सभी कर्तव्य एवं मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी कामों को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसे योग द्वारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। 21 जनवरी 2015 को प्रथम बार संपूर्ण विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया। इसके साथ ही यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। योग प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले ही इसका आविष्कार कर लिया था और इसके महत्व को पहचान लिया था। इसलिए योग पद्धति सदियों बाद भी जीवित है। योग करने से न केवल तन की थकान दूर होती है, बल्कि मन की थकान भी दूर होती है। योग करने वाला व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंग में एक नए उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव करता है। योग करने से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है तथा शरीर रोग मुक्त रहता है। अतः योग दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योग से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में योग पूर्णतः सक्षम है। इस प्रकार कैसे जाता है और नीचे कैसे सवाल किए जाते हैं उसको भी ध्यान से सुनें। प्रश्न नंबर 1 है, आधुनिक युग में योग का महत्व क्यों बढ़ गया, स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश में गद्यांश के आधार पर योग के महत्व को समझाइए। तीसरा सवाल है, प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत योग की क्या भूमिका थी। चौथा सवाल, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
इस पैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में वर्णन है? योग के बारे में वर्णन है। तो इसका उचित शीर्षक वही योग है, या योग से लाभ, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी नहीं समझते हैं? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। तो कभी कभी विलोम शब्द भी आता है, कभी कभी अर्थ लिखो भी आता है, शब्दों के अर्थ लिखिए। तो 3 प्रकार के सवाल ग्रामर से जुड़े आते हैं। एक विलोम शब्द लिखिए, दूसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए, और तीसरा शब्दार्थ लिखिए। ऐसा। तो आइए अब हम आपको उत्तर भी बताते हैं, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है, परीक्षा में कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला सवाल था, आधुनिक युग में योग का महत्व क्यों बढ़ गया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, देखिए, आधुनिक युग में योग का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आज मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने शरीर व स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सुख भोगना चाहता है एवं अपने सभी कर्तव्यों का, मनोकामनाओं का पूर्ण करना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। ये उसका उत्तर है। दूसरा है, देखो सवाल, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर योग के महत्व को समझाइए। यानी योग से हमें क्या लाभ है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। तो 21 जून 2015 को संपूर्ण विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को भविष्य में भी मनाया जाएगा। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य सभी कार्य संपन्न कर सकता है। इसके द्वारा मनुष्य सभी कार्य करता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा। योग से मनुष्य में उत्साह का संचार होता है, व्यक्ति निरोग होता है, स्वस्थ रहता है और उसमें स्फूर्ति आती है, आदि आदि विषय के बारे में लिखना। यानी योग से क्या क्या लाभ है, इसके बारे में आपको लिखना। अब तीसरा नंबर सवाल है, देखिए, प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत योग की क्या भूमिका थी? तो उत्तर होगा, प्राचीन संस्कृति में प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में योग हमारे जीवन का अंग रहा है, हमारा संस्कृति का भी अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने समय से ही इसकी उपयोगिता और इसके महत्व को जान लिया था, समझ लिया था और इसका आविष्कार कर लिया था। इसलिए सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी योग जिंदा है और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। चौथा नंबर सवाल था इसमें, उचित गद्यांश का शीर्षक है। अभी हमने बताया, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है योग का महत्व या योग से लाभ। और अंत में है इसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। संसार और प्राचीन। संसार का पर्यायवाची शब्द होता है जगत, दुनिया, विश्व, और प्राचीन का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होगा पुराना। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार प्रश्न है और इस प्रकार इसके उत्तर लिखे जाते हैं। एक और गद्यांश के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आइए इसको पढ़ते हैं और उससे जुड़े सवालों के बारे में आपको बताते हैं, सवाल और जवाब के बारे में आपको बताते हैं। जीवन में वही मनुष्य सफल होता है जो समय के साथ चलता है। कुछ लोग तो ऐसे दूरदर्शी होते हैं जो अपने जो आने वाले समय को पहले ही भाप जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी योजना पहले ही बना लेते हैं तथा हर कसौटी पर सफल होते हैं। हमें समय के साथ आगे बढ़ने पर आगे बढ़ते हुए अपना काम पूरा करते रहना चाहिए। कल के भरोसे
काम को छोड़ना समस्याओं को आमंत्रित करना है। समय बड़ा ही बलवान होता है। समय के अनुरूप चलने वाला गरीब से अमीर बन जाता है। समय के अनुसार चलने वाला गरीब से अमीर बन जाता है, जबकि समय को ठीक से ना भांपने वाला अमीर से कंगाल बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनसे उसके भाग्य का बनना और बिगड़ना तय होता है। अगर व्यक्ति ने समय की सही गति तथा दिशा को समझ लिया तब तो वह सफल हो गया, अन्यथा उसके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। खेल कूद खासकर दौड़ की प्रतियोगिताओं में समय की सर्वाधिक निर्णायक होता है। कल्पना चावला को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कोलंबिया यदि कुछ मिनट और ठीक रहता तो शायद वे और उसके सभी साथी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित बच जाते। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा नियामक घटक समय ही है। तो ये है गद्यांश। इसके नीचे देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है, दूरदर्शी व्यक्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा सवाल है, जीवन में समय का महत्व बताइए। तीसरा सवाल है, समय मानव जीवन का सबसे अधिक नियामक घटक है, कैसे? चौथा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और पांचवा है, अनुरूप शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए, ग्रामर से जुड़े दो सवाल जरूर आते हैं। एक उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए तो जरूर आता है, और नीचे वो विलोम शब्द, शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्द, समास में से कोई देता है। तो आइए अब इसका उत्तर भी हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, दूरदर्शी व्यक्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी दूरदर्शी व्यक्ति कैसे होते हैं? उत्तर होगा, दूरदर्शी व्यक्ति समय के साथ चलते हैं। हमको जीवन में समय के साथ चलना चाहिए। दूरदर्शी व्यक्ति समय के साथ चलते हैं, साथ ही वह अपने आने वाले समय को पहले से ही भाप लेते हैं। दूरदर्शी व्यक्ति अपनी योजना पहले ही बना लेते हैं तथा हर कसौटी पर सफल होते हैं। ये है दूरदर्शी व्यक्तियों की विशेषता है। दूसरा सवाल है, जीवन में समय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी समय का महत्व बताना है। तो व्यक्ति के जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो अपने जीवन में सफल होता है। समय के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति गरीब से अमीर बन जाता है, जबकि समय को ठीक से ना भांपने वाला, ना समझने वाला अमीर व्यक्ति भी गरीब बन जाता है। यदि व्यक्ति ने समय को सही गति या दिशा को समझ लिया तो वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। बस इतना ही। अब तीसरा नंबर सवाल था, समय मानव जीवन का सबसे बड़ा नियामक घटक है, कैसे? तो उत्तर होगा, समय मानव जीवन का सबसे बड़ा नियामक और घटक है, क्योंकि यदि व्यक्ति ने समय की गति और दिशा को समझ लिया तो वो सफल हो जाता है, अन्यथा वह अवनति की ओर चला जाता है। तो समय का पालन करने से हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, अंतिम सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा समय का महत्व या समय का सदुपयोग, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। अच्छा, अनुरूप शब्द का विलोम, अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप, समझ गए? हाँ, तो ये है दूसरा। अब हम आपको तीसरा और अंतिम बता रहे हैं। अब गद्यांश कैसे मतलब परीक्षा में आएगा और कैसे आप उसका उत्तर लिखेंगे या आपको कैसे लिखना चाहिए,
इसके संबंध में तीसरा और अंतिम बताना चाहता हूँ। भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख खाना है। कुछ लोग ऐसा होते हैं 12 बज गए या 1 बज गया या 2 बज गया, भूख नहीं है फिर भी खाना खा लेते हैं। तो बिना भूख के भोजन नहीं करना, ये हानिकारक होता है। भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख खाना है। बिना भूख के खाना अपने शरीर के साथ अपराध करना। प्राय लोगों का विचार है कि अधिक खाने से शरीर हुष्ट पुष्ट होता है और कम खाने में शरीर कमजोर हो जाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने का सूचक है। सभ्य समझने वाली जातियों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। यही कारण है कि उनमें अपच का रोग बहुत अधिक होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भूख न लगने पर ही भोजन करता है। अन्य कोई प्राणी बिना तेज भूख लगे भोजन नहीं करता। कई सहस्त्र व्यक्ति भोजन केवल एक बार करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति केवल अभ्यासवश भोजन करते हैं और प्राय उसे अपना कर्तव्य समझते हैं। भोजन को कभी कर्तव्य नहीं समझना चाहिए और ना ही उसका अभ्यास डालना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, ताजा हो और शीघ्र सुपाच्य हो। ऐसा भोजन करने से हम दीर्घायु, स्वस्थ और रोगी बन सकते हैं। तो ये है गद्यांश। अब इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल हैं, उनको सुनिए। उसके बाद हम उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। तो गद्यांश का पहला सवाल है, बिना भूख खाना सबसे बड़ी भूल है, क्यों? दूसरा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट की गई लोगों की धारणा पर प्रकाश डालना, यानी लोगों की धारणा क्या है ये बताना। तीसरा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का मूल भाव लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मूल भाव भी लिखना है और उसका शीर्षक भी बताना है। चौथा है, मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए। और पांचवा है, यह धारणा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने का सूचक है। इस वाक्य का प्रकार बताइए। ये कौन से प्रकार का वाक्य है? ये अलग प्रकार का प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पहले नंबर सवाल का उत्तर बताते हैं कि पहले नंबर सवाल का उत्तर क्या है। पहला सवाल है, गद्यांश में बिना भूख खाने को सबसे बड़ी भूल क्यों कहा गया है? गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख लगे खाना खाना है। यह अपने शरीर के साथ अपराध करने जैसा है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना भूख के भोजन करने से हमारे शरीर में हानि होती है, हमारे शरीर की हानि होती है और वो खाना पचता भी नहीं। बिना भूख के हम भोजन करेंगे तो वो खाना हमारा नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा और हमारे शरीर में इससे विकार पैदा होंगे, रोग पैदा होंगे, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए ऐसा दूसरा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट की गई लोगों को धारणा पर प्रकाश। भोजन के संबंध में लोगों की धारणा। तो लोगों का विचार है कि अधिक खाने से शरीर हुष्ट पुष्ट होता है और कम खाने से शरीर कमजोर होता है। ये लोगों की धारणा है, जबकि यह धारणा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के विरुद्ध है। तीसरा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का मूल भाव लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक मूल भाव बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का में भोजन संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया है और साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। स्वस्थ और संतुलित भोजन, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। जितना हो सके हमें भर पेट खाने व भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। भरपेट खाना खाओ और भूख लगने पर ही भोजन करो। ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई।
चौथा नंबर सवाल है, मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए? तो मनुष्य को सदैव संतुलित, ताजा और जल्दी पचने वाला हल्का भोजन करना चाहिए। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए, ताजा और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से हम दीर्घ आयु बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे और निरोगी बनेंगे। तो अंतिम सवाल था, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन न होने का सूचक है। यह धारणा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने का सूचक है। यह संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको गद्यांश, अनसिन पैसेज के बारे में बताया है। देखिए, आपके व्याकरण में बहुत कम दोष है और जो कोर्स आपका दिया गया है वो सरल भी है, इसलिए आपको व्याकरण किताब में खोल कर आपको पढ़िए तो आपको जो विषय वस्तु है वो आराम से समझ में आएगी। और इस बीच यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक है आपका वाक्य विचार। यह वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, और रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से आपके कितने प्रकार के वाक्य हैं ये बताएगा। उसके बाद आपके ग्रामर में है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग से नए शब्द बनाइए, उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं। निम्न प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए, प्रत्यय को अलग कीजिए, ऐसे सब। इसके बाद है समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ऐसे भी सवाल के आते हैं। तो आपको पढ़ना है, समझना है और उसको लिखने का भी अभ्यास करना है। प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। यदि आप प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में आपको प्रश्नोत्तर लिखने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। तो बड़ा बात है आपको अभ्यास करना। अभ्यास बहुत जरूरी। तो समास के कितने भेद? समास के 6 भेद। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो परीक्षा में आते हैं समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। उदाहरण से लिखिए। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर। तो ऐसे भी सवाल आता है, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान ना हो बल्कि अन्य कोई पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उत्तर होगा उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उत्तर होगा जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, अमीर गरीब, लाभ हानि, ऊंच नीच, नर नारी, माँ बाप हैं, सुख दुख, देश विदेश। इस समास में दोनों पद क्या है? प्रधान है। सवाल आता है
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह क्या कहलाता है? उत्तर होगा जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह। ऐसा भी सवाल आता है किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है? तो उत्तर होगा कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, घन श्याम, घन के समान श्याम, महादेव, महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो इसके बाद देखिए और परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित ये सवाल परीक्षा में अक्सर आता है। तो उत्तर होगा जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो या अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति है। आज हमने आपको ग्रामर के संबंध में जो बताया है उसको पढ़िए और समझिए। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर एक नए विषय के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।